अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बस में जुगनू। अगर आप क्लासिक उर्दू नावल्स, सिलसिलावार नावल्स या मुकम्मल नावल्स सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आसिया रईस खान का नया नावल शुरू कर रही हूँ। ये सिलसिला कोई और है। उस तंग सी गली से जैसे किसी ने सारी ऑक्सीजन खींच ली थी और वो मुश्किल सांस लेती खुद को घसीट रही थी। फाइलों से भरे उस छोटे से कमरे में सुनी बातें और आंखों देखे सबूत किसी अफरियत की तरह उसके पीछे थे, जिनसे बचने के लिए वो यूं भाग रही थी। वो और तेजी से दौड़ना चाहती थी ताकि जल्दी से यहाँ से निकल जाए, लेकिन अब पैरों पर खड़े रहना मुहाल था। उसने सीने पर हाथ मारा ताकि अटकी सांस बाहर निकल सके। टांगों ने जवाब दे दिया और वो बैठती चली गई। मकानों की पिछली दीवारों के दरमियान की वो पतली सी गली खाली थी। उसे होश था न खबर कि वो कहाँ चली आई है। ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। सर पर आसमान गिरे तो हाथ मुअत्तल हो जाते हैं, और यहाँ तो आसमान गिरते ही उसके पैरों तले से जमीन भी खिसक गई थी। रिश्ते, मान और इत्मीनान की वो कशिश सकल जिससे उसके कदम अर्ज़े जिंदगी पर जमे थे, यकलख्त उससे छिन गई थी। उसके कदम उखड़ गए थे। उसकी बेवजन हस्ती मुअल्लक थी। क्यों क्यों? कितने सवाल थे, किससे पूछे? कोई नहीं था जो उसे जवाब देता। उसका दिल सुकड़ रहा था, वो बंद होने को था। तभी गली में कदमों की चाप उभरी, लेकिन वो बेखबर होती रही। सामने दो जूते नजर आए तो उसने दुपट्टे से चेहरा रगड़ा। उसके हटे बगैर सामने वाला वहां से गुजर नहीं सकता था। खुद पर काबू पाती उठने ही लगी थी कि वो उसके सामने बैठ गया, और उसे देखते ही सायरा और शिद्दत से रोने लगी। उसकी तेज सांसें बता रही थी कि वो इन तंग गलियों में उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा है। कितनी जल्दी उन दोनों की जगह बदल गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही तो उससे लिपट कर रोया था। उस दिन सायरा की गलतफहमी दूर हुई थी और आज खुशफहमी। सायरा, पता नहीं वो इस एक लफ्ज में इतना सब कैसे कह देता था। कल तुझे वहां छोड़कर मैं भी अपने घर चली जाऊंगी। उसने हैरत से सबीना को देखा। क्या कह रही है आपा? शायद मुझे मुगालता हुआ है। उसने सर झटका। मैं तो डर रही थी कि उन्होंने भी मना कर दिया तो तेरा क्या होगा। उसकी बेयकीनी से लाताल्लुक वो अपनी कही जा रही थी। कहाँ रहेगी तू? मैं तुझे यहाँ अकेले छोड़ नहीं सकती और साथ रख नहीं सकती। अब उन्होंने इतनी मेहरबानी की है तो तू भी अच्छे से उनका ख्याल रखना, अच्छे से वहां रहना। तैयारी कर ली, सारा सामान भी आखिरी वाले कमरे में डालना है। आसिम ने किराएदार देख लिया है। ये दोनों कमरे उन्हें देंगे तो देखभाल भी होती रहेगी, वरना बंद करगा तो कबाड़ा हो जाता है। साथ लाया खाना प्लेटों में निकालते हुए वो मुसलसल बोल रही थी, चला खाना खा ले। वो प्लेटें उठाकर बाहर छोटे से बरामदे में चली गई और सायरा हक्का बक्का खड़ी थी। उसकी जान से प्यारी अम्मी को दुनिया से गए अभी वो मुश्किल 1.5 महीना हुआ था, और सबीना सब भूल कर दुनियादारी निभाने के लिए उसे इस घर से निकाल रही थी, जहाँ अम्मी की यादें थी, खुशबू थी, दुआएं थी। अम्मी अक्सर कहती थी कि सबीना तेरे अब्बा के खानदान पर गई है, बला के खुदगर्ज है, और आज वो उसकी खुदगर्जी देख रही थी। अपनी सूरत हाल से ज्यादा उसे अम्मी का ख्याल दुखी कर गया कि वो भी अपने की बेतराई पर इसी तरह आजरदा हुई होंगी। सारी उम्र मुशक्कत करती उनकी हड्डियां तक घिस गई थी, लेकिन वो उसे बेहतर जिंदगी देने की खातिर उफ किए बिना मसरूफ रहती। घर के सारे काम और सिलाई के अलावा भी जो छोटा मोटा काम मिलता वो सब करती थी। एक पल के लिए भी खाली नहीं रहती थी। अब आ भी जा। सबीना ने नवाला भरे मुंह से आवाज लगाई तो वो बाहर आई। ले, ठंडी हो रही है। उसने बब्बू की बिरयानी उसके आगे की। गर्मी इतनी थी कि कुछ ठंडा नहीं हो सकता था। ममानी तो कह रही थी कि खाना खाकर जाओ, लेकिन मुझे तेरा ख्याल था इसलिए बिना खाए ही निकल गई। पिछले 1-1.5 माह से वो सबीना के एहसानात ही सुन रही थी। एक बार मुझसे तो पूछ लिया होता। प्लेट मुंह के करीब किए बड़ा सा लुकमा देती सबीना को देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। मैं यहाँ से कहीं जाना भी चाहती हूँ या नहीं? सबीना ने नवाला वापस प्लेट में डाला और प्लेट पलंग पर पटकी। क्यों नहीं जाना चाहेगी तू? हाँ? उसका मूड एकदम बदल गया। तुझे मालूम भी है कितनी जगह कोशिश की मैंने, लेकिन बात नहीं बनी। ये उसके लिए इंकशाफ था।
कितनी परेशान थी मैं, तुझे अपने साथ नहीं रख सकती कि जवान देवर है घर में और यहाँ भी नहीं छोड़ सकती। एक तो मेरे ससुराल वाले जीना हराम कर देंगे ताने दे देकर कि जवान बहन को तनतनहा छोड़ दिया, फिर हमारे मोहल्ले के बदमाशों का भी बड़ा चर्चा है और तेरी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। दोनों बातें सरासर मुबालगा थी। उसका तना चेहरा देखकर सबीना जरा धीमी पड़ी। बहुत अच्छे लोग हैं। तू अम्मी के साथ गई होगी वहां। नानी यानी सदीका बेगम अपनी नानी की पुप्पीजाद बहन है। उनकी उम्र के लिहाज से उन्हें उनके साथ रहने वाला कोई चाहिए था। मुझे याद था आखिरी बार अम्मी के साथ गई थी वहां, तब मुमानी ने कहा था कि कोई लड़की या औरत होगी तो बताएं जो 24 घंटे नानी के साथ रह सके, और अल्लाह का करना ऐसा कि उन्हें अभी तक कोई मिली ही नहीं थी। तेरा मसला बताया तो मुमानी फौरन मान गई। सबीना ने प्लेट उठाई। तू फिक्र मत कर, तेरी पढ़ाई और इम्तिहानों की बात कर ली है मैंने। उसने दोबारा खाना शुरू किया। तुझे उनकी दवा और खाने का ख्याल रखना है, उनके साथ उनके कमरे में रहना है। वो रहने और खाने के साथ साथ तनख्वाह भी देंगे। सबीना ने आंखें घुमाते हुए उसे खुशखबरी सुनाई, और यही बात उसे अच्छी नहीं लग रही थी। आगे वाली दुकानों का किराया उसके गुजारे के लिए काफी था, फिर क्यों वो किसी की नौकरानी बने। उसने एक दायरे में जिंदगी गुजारी थी। उसके शौक और अखराजात के साथ साथ बाहर की मालूमात भी महदूद थी। उसे अपने घर में अपने दायरे में ही रहना पसंद था। बाहर के सारे काम हमेशा अम्मी और सबीना करती आई थी, और उसकी शादी के बाद अम्मी ने तनहा जिम्मेदारी संभाली हुई थी। उसकी जिंदगी, उसकी दिलचस्पी, उसकी सहेली सब दरअसल अम्मी ही थी। अम्मी को सोचते हुए आंखें क्यों ना भीगती। अब अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा। उसकी शक्ल देखकर सबीना गोया हुई। लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है, तो वह ज्यादा महफूज रहेगी। उसे ये महफूज और हिफाजत की बातें बेतुकी लग रही थी। सारी उम्र इस मोहल्ले में गुजरी थी, अम्मी के सबसे अच्छे ताल्लुकात थे। गुरबा की ये बस्ती कुछ ऐसी बदनाम ना थी जैसी सबीना कह रही थी। उसे कहीं और बेचने के पीछे उसे सबीना के पैसों से मोहब्बत के अलावा कोई और वजह नजर नहीं आ रही थी। वो तनहा इस घर में रहती तो मकान किराए पर कैसे चढ़ता। दरवाजे पर दस्तक के साथ ही आसम की आवाज आई, बीना। सबीना दरवाजा खोलने के लिए उठी और वो अंदर कमरे में आ गई। इतनी धूप में क्यों आए? सबीना के लगावट भरे लहजे पर उसने दरवाजा बंद कर लिया। उनका माह असल शादी के 4 साल बाद भी सने असल में तब्दील होना अब तक जारी था। बच्चों की कमी ने उसे खत्म करने के बजाय मजीद तवील कर दिया था। सुबह उसके उठने से पहले ही सबीना ने सारी तैयारी कर ली थी। रात में ही आसिम के साथ मिलकर उसका सारा सामान आखिरी कमरे में रख दिया था। वैसे भी अम्मी के बाद से उसका पसंदीदा मशगला अम्मी के सामान से ढूंढकर उनकी रखी चीजें निकालना और फिर उसे जिताना कि देख अम्मी मुझसे कितना सब छुपा कर रखती थी। अम्मी का बनाया सारा जेवर उसने अपने पास संभाल कर रख लिया था, और जाने किस चीज की तलाश थी जो मिल नहीं रही थी। वो उससे सवाल करती रहती कि अम्मी ने और कहाँ कहाँ चीजें छुपाती थी। अब कमरे में उसका पलंग और उसका बैग ही था। नाश्ते के लिए भी सबीना ने आसिम को फोन किया था। घर छोड़ने का दिल और मर्जी ना होते हुए भी वो सबीना के इस मंसूबे पर अमल करने को मजबूर थी। रात में उसने सोचा तो अकेले इस घर में रहना बहुत मुश्किल था, और सबीना के घर में तो कतई नामुमकिन। तनहा दिन घर में गुजारना, खाना पकाना, पढ़ना, खाना तो वो कर लेती, लेकिन छोटी मोटी जरूरतों के लिए घर से निकलना और रात में तनहा सोना वो बिल्कुल नहीं कर सकती थी। वो नहाकर निकली तो सबीना नाश्ता लिए उसके इंतजार में बैठी थी। उसकी रोई आंखें देखकर वो उसे दिलासा देने लगी, लेकिन जाने क्यों उसकी सबीना से वो दिली वाबस्तगी ही नहीं थी कि उसकी तसल्ली भी कोई असर करती। शायद उसकी वजह अम्मी के बार बार कहे वो फिक्रे थे जो उसकी आदतों, तवार और मजाज को दुधियाल से मंसूब करते थे। उसे अपने अनदेखे अनजाने दुधियाल से नफरत थी, जिन्होंने अब्बा के बाद उसकी अम्मी को 2 बेटियों के साथ दर दर की ठोकरें खाने के लिए तनहा छोड़ दिया था। नाश्ते के बाद आसम ऑटो ले आया। उसका कुल सामान 2 बैग पर मुश्तमिल था। कभी कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए घर में बैग भी नहीं थे। ये मुश्किल भी सबीना ने आसान कर दी थी। एक बड़े बैग में उसके कपड़े थे और दूसरे डफल बैग में उसके नोट्स और दीगर जरूरी सामान। उसने एक अलविदाई नजर खाली कमरों पर डाली। घर का मुख्तसर सामान आखिरी छोटे कमरे में ठोंस कर उसे ताला लगा दिया गया था। एक बावर्ची खाना और छोटे से सहन के साथ 2 कमरों पर मुश्तमिल ये घर उसकी जन्नत था, लेकिन अम्मी के बगैर अब ये बस एक मकान रह गया था। ऑटो में सबीना की जुबान मुसलसल चल रही थी।
दुकान और घर का किराया मेरे पास जमा रहेगा, बैंक में डालने का झंझट कौन पाले। तू अभी ये पैसे रख। उसने अपने पर्स से 500 के चंद नोट निकालकर उसकी हथेली में रखे। वैसे ये कुछ दिनों की बात है, अगले महीने से तो तुझे वहां पैसे मिल जाया करेंगे। देख, तो खुद को मुलाजमा या नौकरानी मत समझना, वो रिश्तेदार हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। ये तो खिदमत और नेकी का काम है। अम्मी को भी वो घर और खानदान बहुत पसंद था। मैं तुझे वहां मजबूरी में छोड़ी, और अच्छा है ना, अपनी जरूरत के साथ साथ उनकी जरूरत भी पूरी होगी। उसका सता हुआ चेहरा देखकर सबीना ने ट्रैक बदला। वो खामोश और खाली जहन से ऑटो से बाहर देखती रही। जाफर नगर के सफेद बंगले के सामने ऑटो रुका तो उसे याद आया कि वो अम्मी के साथ यहाँ आ चुकी है। सबीना ऑटो से बैग निकालकर किराया देने में मसरूफ थी और बड़े से स्याह गेट को देखकर उसे वो वक्त याद आ गया जब स्कूल के जमाने में वो अम्मी के साथ यहाँ आई थी। उसके बाद भी कई दफा अम्मी ने उसे चलने को कहा, लेकिन वो फिर नहीं आई। उसे उन बुजुर्ग हाथों का चेहरा याद आया जिन्हें अम्मी ने नानी कहकर मुतारफ करवाया था। चल। सबीना उसके दोनों बैग लिए बड़े से गेट के साथ लगा छोटा गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई। बाहर से बना प्लास्टर के सुर्ख ईंटों वाला अपनी छोटी सी जन्नत छोड़कर इस आलीशान बंगले में दाखिल होते हुए उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उसके लिए जन्नत साबित होगा या जहन्नम। ड्राइंग रूम में घर की दोनों बहुओं यानी नफीसा मोमानी और परवीन मोमानी से मिलने के बाद वो नानी यानी सदीका बेगम के कमरे में आई। वो बुजुर्ग सी मुशफ़िक़ खातून थी। हम इतनी उम्र के बाद भी गुनाहों की सजा काटने के लिए जिंदा है, और सरवत इतनी कम उम्री में चल बसी। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर दुआएं देने के बाद कहा तो उसे रोना आ गया। रोते नहीं बेटा, सब्र करो, माँ के लिए दुआ करो। माँ बाप के लिए औलाद की दुआ सबसे ताकतवर होती है, दूसरे जहान में भी उनके लिए आसानियां पैदा करती है। उन्होंने उसे गले लगाया तो उनके आगोश की गर्मी और बातों से वे पहले मकाम पर मुतासर हो गई थी। सबीना कुछ देर रुकी, फिर उसे दुनिया की हदायतें करके चली गई। तुम्हारे लिए कल ही ये अलमारी और पलंग रखवाया है, इसमें अपना सारा सामान रख लो और आराम करो। सदीका बेगम ने खुद पलंग पर लेटते हुए कहा तो वो जी कहकर कमरे का जायजा लेने लगी। ड्राइंग रूम के बाद बड़े से हाल से गुजरकर इस कमरे में आई थी। वहां लगी बड़ी सी मेज और उसके गिर्द रखी कुर्सियां उसे डाइनिंग रूम बना रही थी। नानी के कमरे के साथ वाली दीवार बावर्ची खाने की थी। अगले हिस्से की बनिस्बत इस हिस्से में खामोशी थी। उसने अंदाजा लगाया कि घर के सभी अफराद के कमरे अगले हिस्से में हैं। इस कदर बड़े से कमरे का एक दरवाजा बाहर सेन में खुल रहा था। उसने उठकर बैग पलंग पर खाली किए और फिर किताब और कपड़े अलमारी में जमा कर रखे। उसी कमरे में मुलहक्का गुस्लखाना भी था। नानी के पलंग के साथ वाली दीवार पर दीनी किताबें, कुरान और दुआओं के डब्बे रखे थे। वहीं फिशारो दम नापने की मशीन और ग्लूकोमीटर भी रखा था। सदीका बेगम दीवार की तरफ करवट लिए शायद सो चुकी थी। पिछले दरवाजे से अहाते की दीवार से लगी ऊपर जाने की सीढ़ियां नजर आ रही थी। वो उठकर दरवाजे तक आई। बावर्ची खाने का पिछला दरवाजा भी इधर खुलता था। पिछली दीवार के करीब पानी का नलका था। वहां शायद बर्तन, कपड़े धोए और सुखाए जाते थे। दोनों कमरों के सामने वाले हिस्से में ऊपर छत थी, इसलिए वहां धूप नहीं थी। बावर्ची खाने से आ रही आवाजें उधर की मसरूफियत का पता दे रही थी। उसने पिछला दरवाजा खुला छोड़ा और हाल में खुलने वाला दरवाजा बंद करके खुद भी लेट गई। उसके साथ वो हो रहा था जो उसके गुमान में भी नहीं था। उसकी हंसती मुस्कुराती प्यारी अम्मी सीने में दर्द की शिकायत पर हस्पताल गई तो फिर खुद चलकर वापस ना आ सकी थी। माँ की जुदाई और कमी से मायूस भी नहीं हुई थी कि घर भी उस नए घर के लिए छोड़ना पड़ा। माँ के बाद वो आज खुद को लावारिस महसूस कर रही थी। उसने खुद को रोने से नहीं रोका। दोपहर के खाने पर घर के बच्चों से मुलाकात हुई। जब उसे दादी की केयर टेकर कहकर मुतारफ कराया गया तो जाने क्यों उसे अच्छा लगा था। अपने साथ मुलाजमा या नुकरानी का लफ्ज सोच सोच कर ही वो दिल में अपनी अम्मी से शर्मिंदा हो रही थी। अम्मी का उससे बेहतर और अच्छी जिंदगी देने का ख्वाब वो इस तरह नहीं तोड़ सकती थी। रात के खाने पर सदीका बेगम के दोनों बेटे एहसान अहमद और जामन अहमद भी मौजूद थे। नानी ने उसे अपनी बाजू वाली कुर्सी पर बिठाया था। किसी को हो ना हो उसे तो अपने मुलाजिम होने का बहुत एहसास था, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी तो उसे समझ नहीं आया उसे उनकी नेक फितरत माने या हद से ज्यादा लापरवाही और बेफिक्री। क्योंकि वहां मौजूद अफराद में सदीका बेगम के लिए एहतराम तो नजर आ रहा था, लेकिन गर्मजोशी और बेतकल्लुफी नहीं थी।
احسان احمد اور نفیسہ کو امی ابو کہنے والی آسما تھی، تو زامن احمد اور پروین کی بیٹی فریحہ اور فری اور چھوٹا بیٹا شعیب جو شاید اسکول میں تھا، ان دونوں کی عمروں میں بہت فرق تھا۔ ان سب کی باتوں سے پتا چلا کہ آسما کی چھوٹی بہن عاشبہ اپنے ماموں کے گھر گئی ہے۔ اسے حیرت اس وقت ہوئی جب رات میں شبو جو ملازمہ تھی اسے نانی کی دوائیں اور ان کے اوقات بتا کر گئی۔ گھر کے کسی فرد نے اس کی بھی زحمت نہیں اٹھائی۔ عاشبہ باجی آئیں گی تو وہ آپ کو بی پی اور شوگر چیک کرنا بھی سمجھا دیں گی۔ دادی صبح فجر پڑھ کر چائے لے کر سو جاتی ہے، پھر وہ 10 بجے ناشتہ کرتی ہے، دوپہر میں سب کے ساتھ کھانا، شام میں 5 بجے پھر چائے اور رات میں سب کے ساتھ کھانا۔ اس نے ذہن نشین کرتے ہوئے سارے لا دیا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر صدیقہ بیگم کچھ دیر تلاوت کرنے کے بعد سو گئی۔ اس نے ان کی دعاؤں میں نیند کی وہ گولی بھی دیکھی تھی جو کبھی کبھی امی لیتی تھی۔ 10 بجے کے بعد سے ہی سارے گھر میں سناٹا تھا۔ پتہ نہیں وہ سب سو چکے تھے یا جاگ رہے تھے۔ وہ دوپہر میں سو گئی تھی، اس لیے اب بالکل نیند نہیں آ رہی تھی، یا پھر یہ نئی جگہ کا اثر تھا۔ کچھ دیر کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے پچھلا دروازہ کھولا اور مختصر سا برآمدہ عبور کر کے کھلے حصے میں چلی آئی۔ یہ اس بنگلے کا دایاں حصہ تھا۔ گیٹ سے اندر آتے ہوئے اس نے دیکھا تھا بائیں طرف ایک گاڑی کھڑی تھی اور کافی خالی جگہ تھی۔ وہ جگہ شاید گیراج کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ احاطے کی دیوار سے بنی کیاریوں میں پودے لگے تھے اور بقیہ جگہوں پر بہت سارے گملے رکھے تھے۔ دن بھر کی حبس زدہ گرمی اس وقت مفقود تھی۔ وہ پہلی سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ آسمان پر آدھا چاند جگمگا رہا تھا۔ اگر وہ نہ بھی ہوتا تو سڑک پر لگے پول کی لائٹ نے بہت روشنی پھیلا رکھی تھی۔ دیکھیں امی، آپ کے جاتے ہی کہاں آ گئی ہے آپ کی سائرہ۔ وہ امی کو مخاطب کر کے روتی رہی۔ تنہائی اندر بھی تھی اور باہر بھی۔ ایسے میں اسے اپنا واحد رشتہ اور دوستی کیوں نہ یاد آتی۔ میں ضرور آپ کا خواب پورا کروں گی اور بہت اچھی زندگی گزاروں گی، بس میرا ایم اے مکمل ہو جائے، پھر میں جاب کروں گی۔ بڑی دیر رو لینے کے بعد آخر میں اس نے ماں کو کہتے ہوئے خود کو بھی یقین دلایا۔ دوپٹے سے چہرہ صاف کرنے کے بعد اس نے یوں ہی پیچھے مڑ کر چھت تک جاتی سیڑھیوں کو دیکھا اور ذرا تامل کے بعد سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آ گئی۔ اتنی بڑی چھت پر اس پچھلے حصے میں 2 دروازوں کے پیچھے شاید 2 کمرے بنے تھے۔ کمروں کے آگے مختصر سا سائبان تھا جہاں سیمنٹ کے بڑے سے گملوں میں لگے پودے مرجھائے اور سر جھکائے کھڑے تھے۔ بے ساختہ اس کا دل کیا کہ نیچے سے پانی لا کر ان میں ڈال دے تاکہ وہ سیراب ہو کر اکڑ جائیں۔ نیچے کے سرسبز و شاداب گملوں کے مقابلے میں وہ بے توجہی کا شکار تھے اور یہ تضاد اسے بڑی شدت سے محسوس ہوا۔ اگر دیکھ بھال نہیں کر سکتے تھے تو یہاں لا کر رکھے ہی کیوں؟ وہ سوچتے ہوئے آگے بڑھی اور کمرے کے پاس پہنچ کر ٹھٹک گئی۔ سنہری اور سفید رنگ والی ایک بلی کمرے میں بیٹھی تھی۔ اسے بلیاں بہت پسند تھیں اور انہیں پالنے کا شوق بھی بہت تھا، لیکن امی کو گھر میں جانور پسند نہیں تھے، اس لیے اس نے اپنا یہ شوق خود تک ہی محدود رکھا تھا، کبھی ان سے اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے بآواز بلند سوال کیا۔ وہ دم ہلاتے ہوئے اپنے بلوری آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ تمہیں بھی نیند نہیں آ رہی؟ سائرہ گملے کے قریب بیٹھ گئی۔ تم بھی میری طرح اکیلی ہو؟ سائرہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ تیزی سے دم ہلا کر گویا اس کی تائید کرنے لگی۔ وہ مسکرائی۔ تبھی اسے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ وقت اور ماحول کے مطابق اس کے خیال کی رو پلٹی۔ چور یا بھوت؟ اسکول میں سہیلیوں سے سنے سارے عجیب و غریب قصے ذہن میں بمن کی طرح گھومنے لگے، جن میں الٹے پیروں والی چڑیل سے لے کر جانوروں کے بھیس میں اتری بدروحیں بھی شامل تھی۔ بلی اب بھی دم ہلاتے ہوئے اسے گھور رہی تھی۔ تو کیا یہ بلی؟ سائرہ نے یکلخت اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اسے اچانک محسوس ہوا دم ہلاتی بلی خباثت سے کہہ رہی ہے۔ اپنی دھن میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا۔ عارف چونک کر رکا۔ وہ عاشبہ نہیں تھی اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا ادھر نہیں آتا تھا۔ اتنی رات میں عاشبہ کا یہاں موجود ہونا بھی تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ وہ جلدی سونے کی عادی تھی اور کل اتوار بھی نہیں تھا۔ اس نے بازو والے بنگلے کی طرف دیکھا، لیکن دونوں چھتوں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ اسے جیسن ہارن جیسا ہیرو ہی عبور کر سکتا تھا۔ وہ پرخیال سے آگے بڑھا اور پیچھے سے قریب آتی آہٹ پر سائرہ کا حلق خشک ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ پیچھے سے آتی مخلوق اسے دبوچ لیتی، وہ یوں کھڑی ہوئی جیسے کرنٹ لگا ہو اور پلٹتے ہی بالکل پیچھے کھڑے عارف کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی، جسے روکنے کے لیے اس نے سرے سے دونوں ہتھیلیوں سے منہ دبایا۔ ساتھ ہی میکانکی انداز میں عارف نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر شش کا کیا تھا
उस वक्त छत से आती चीखें अच्छा खासा स्कैंडल बना सकती थी। अगले ही पल वो दोनों 2 कदम पीछे हटे। कौन है आप? उसने मुंह से हाथ हटाकर कांपती आवाज में बमुश्किल पूछा। साथ ही दिमाग ने डांट लगाई कि चोर या भूत को आप बुलाने की क्या तुक है भला? आरिफ, इस कमरे का मकीन। आरब ने उंगली से उसके पीछे दरवाजे की समत इशारा किया। वो काम से काम रखने वाला और सिर्फ काम की बात करने वाला बंदा था। अपने सवाल के जवाब में बिना बाज पुरस के इस कदर 2 टोक जवाब पर उसकी आंखों में तहैयर उतरा। जरा देर पहले वाला खौफ भूले अब वो हवन्नक बनी उसे देख रही थी। उसके बाजू से गुजरकर आरब ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। दरवाजा बंद करते हुए उसने सायरा को देखा जो अब भी उसी हालत में खड़ी थी। उसकी पुश्त पर आसमानी दुपट्टे के नीचे लंबी चोटी नुमाया थी। वो पलटती इससे पहले ही वो दरवाजा बंद कर चुका था। उसके मुताबिक वो भी फ्री की अनगिनत कजन्स में से एक थी। लेकिन ये रोई क्यों? उसने सोचा, इतने अमीर हैं फिर भी किराएदार रखा हुआ है। सायरा ने बंद दरवाजे को देखते हुए सोचा। उसके मुताबिक जायद आमदनी का ये वसीला सिर्फ गरीब मुतवस्सित तबका ही अपनाता था। दरवाजे से हटते ही उसकी नजर फिर बिल्ली पर ठहर गई जो टुकड़ टुकड़ उसे देख रही थी। तो तुम बिल्ली ही हो? आपके उसने उस गैर नातक को दिल में मुखातिब किया। फिर वो बिल्ली को वहीं छोड़कर नीचे आ गई। दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेटने के बाद भी कितनी देर तक वो छत को घूरती रही थी। फजर के अलार्म पर उसकी आंख खुली तो सदीका बेगम पहले ही जागी थी। वो उठकर गुस्ल खाने में गई और सायरा सोचने लगी कि बहैसियत केयर टेकर उसे क्या करना चाहिए। क्या उन्हें पकड़कर गुस्ल खाने तक ले जाए? वो उम्र सीधा थी लेकिन लड़खड़ाए बिना और बगैर सहारे के आहिस्ता आहिस्ता ठीक ठाक चल रही थी। जब सबीना ने कहा था कि 24 घंटे नानी के साथ रहना होगा तो उसके ज़हन में यही खाका उभरा था कि वो चलने फिरने से माजूर होंगी या बिल्कुल ही बिस्तर पर होंगी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद उससे बहुत नींद आ रही थी। वो वापस लेटने के लिए सदीका बेगम के मुंतज़िर थी कि वो भी बिस्तर पर आए तो वो लेटें। बड़ी देर इंतजार करने के बाद शायद सदीका बेगम ही भांप गई। तुम सो जाओ बेटा, मैं जागती हूँ, इशराक पढ़कर ही सोऊंगी। उसे यूं सोना अच्छा तो नहीं लग रहा था लेकिन नींद भी बहुत आ रही थी, सो लेट गई। दोबारा उसकी आंख खुली तो वो चाश्त की नमाज पढ़ रही थी। वो मुंह हाथ धोकर उनके फारिग होने का इंतजार करने लगी। तभी धार से दरवाजा खोलकर आशवा अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम दादी, आ गई मैं। ओह, उसे देखकर वो रुकी। आप सारा हैं? अम्मी ने बताया मुझे। अम्मी ने उसका नाम सायरा रखा था और सारी दुनिया में वो ही उसे सायरा बुलाती थी। बाकी सबके लिए वो सारा ही थी। यहाँ भी सबीना ने उसे सारा कहकर ही मुतारफ करवाया था। मैं आशवा हूँ, उसने अपना तारुफ करवाया। तभी सदीका बेगम दुआ खत्म करके खड़ी हुई। आ गई तुम? हाँ दादी, और आपको बहुत मिस किया। वो उनके गले लगते हुए ठटके। नाश्ता किया? नहीं, आपके साथ करूंगी। चलो ये सारा को भी समझा दो मेरा नाश्ता और बाकी सब। फिर नाश्ता तो आज शब्बों ने बनाया लेकिन आशबा ने पहले से सायरा को बावर्ची खाने का टूर करवाने लगाया कि कौन सी चीज कहाँ होती है। फिर दादी के नाश्ते के लवाजमात, उनकी पसंद नापसंद समझाई, बीपी लेना और शुगर चेक करना सिखाया। असल में शब्बो घर की टेम्परेरी इंचार्ज है। असल इंचार्ज शमशाद भी 2 महीनों से अपने गांव गई है। ये सब कुछ वही करती थी और शब्बो उनकी हेल्पर है। अब उस बेचारी पर सारी जिम्मेदारी आ गई है और होता उससे कुछ नहीं है। अब ऐसा ही तो ना कहें बाजी, शब्बो ने दहाई दी। करती तो हूँ सब। हाँ बस करती हो, वही तो मैं भी कह रही हूँ। फिर बुला लिया आप उन्हें जल्दी, वहीं की हो गई हैं। उसने मुंह फुलाकर कहा। वो ही शब्बो को गांव से यहाँ लाई थी। 6 बहन भाइयों में सबसे बड़ी शब्बो की तरह गांव में उसके मजदूर बाप और माँ के लिए बहुत बड़ा सहारा थी। उसने नोट किया आशबा ही दादी के पास आती और बात करती थी। उसके अलावा कोई उधर नहीं आता था। सबीना ने उसका हाल पूछने के लिए रात में फोन किया था। सदीका बेगम तहज्जुद से जागती और इशराक पढ़कर सो जाती थी। फिर 10 साढ़े 10 बजे उठकर चाश्त पढ़ने के बाद नाश्ता करती। उस दौरान स्कूल, कॉलेज और ऑफिस वाले सब नाश्ता करके जा चुके होते थे। सबके औकात सुबह के थे, शायद इसलिए जल्दी सोने और उठने के आदी थे। वो फजर के बाद उनके लिए चाय बनाने आई तो वहाँ नफीसा पहले से मौजूद थी। उसके सलाम के जवाब में उन्होंने बस सर हिलाया। नानी के लिए चाय बनानी है। उसने बावर्ची खाने में अपनी मौजूदगी का जवाब पेश करना जरूरी समझा।
2 कप ट्रे में रखते हुए उन्होंने हंकारा भरा। बना लो। नफीसा ने कप में चाय छान कर पतीली एक तरफ रखते हुए कहा। रस्क और बिस्किट वहां रखे हैं, नाश्ता तैयार होने में अभी वक्त है, उन्होंने एक कैबिनेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। पतीली सिंक में धोते हुए उसने सारे हिलाने पर इत्तफाक किया। वो ट्रे लिए बाहर निकल गई। सिद्दीका बेगम की फीकी और अपनी शक्कर वाली चाय बनाकर वो कमरे में ले गए। बेटा, तुम यहाँ भी अपने घर में ही हो, बिला झिझक जो चाहे संभाल करो, खाओ पियो, कोई बंदिश नहीं है, ये तुम्हारी नानी का घर है। उसके हाथ से कप लेते हुए वो गोया हुई। मैं तो सो जाती हूँ, तुम्हें भूख लगे तो नाश्ता कर लिया करो, मेरा इंतजार मत किया करो, जो लगे खुद बना लिया करो, मैंने शब्बों से कह रखा है। जी। वो और क्या कहती। सिद्दीका बेगम नमाज पढ़कर सो गई और वो अपने नोट्स लेकर पढ़ने की नाकाम कोशिश करने लगी। हाल में खुलने वाला दरवाजा बंद था, फिर भी उधर से हलचल, बातों और बर्तनों की आवाजें आ रही थी। फिर आधे घंटे बाद आवाजें कम होते होते मुकम्मल सन्नाटा छा गया। उसे आवाज से पढ़ने की आदत थी, इसलिए कमरे में पढ़ना तो नामुमकिन था। उसने सोचा कि वो रात में बाहर बैठकर पढ़ लिया करेगी और दिन में नानी के साथ सोकर अपनी नींद पूरी करेगी। 2.5-3 महीने में इम्तिहान मुतवक्का थे और वो बिल्कुल भी लायक तालिबा नहीं थी। उसे सिर्फ पास होने के लिए भी ये वक्त कम लग रहा था। उसे पढ़ने का रत्ती बराबर भी शौक नहीं था, लेकिन उसकी अम्मी की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हों, किसी की मोहताज ना रहीं। सबीना उसके मुकाबले में ज़हीन थी, लेकिन सेकंड ईयर में उससे 2 गली छोड़कर रहने वाले आसिम से मोहब्बत हो गई थी। उसका मजाज बेबाकी और मनमानियों को देखकर सरवत ने मसलहतन और कुछ डर कर फौरन शादी करना मुनासिब समझा। शादी के बाद बी का मुकम्मल कर लेने का दावा करने वाली सबीना ने अभी तक फाइनल इम्तिहान नहीं दिया था और तब से वो अम्मी की ख्वाहिशों का दुगना बोझ उठाए हुए थी। उसे लगता था बी काम होते ही सबीना नौकरी करने लगेगी और उसकी अम्मी को आराम मिलेगा, लेकिन सबीना की शादी के बाद ये जिम्मेदारी जैसे खुद बाखुद उसके सर आ गई थी। बीएड में दाखिले की तारीख गुजर जाने की वजह से उसे एमए करना पड़ा था। वो तो शुक्र था कि उसने किसी तरह सरवत को फासलाती यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए राजी कर लिया था। आसपास कोई नहीं था जो उसके साथ यूनिवर्सिटी जाता। ऑटो रिक्शा में तनहा सफर करने से वो घबराती थी। अम्मी की ख्वाहिश ना होती तो 10वीं के बाद ही पढ़ाई को खैर बात कह देती। सरवत की सिलाई मशीन को आराम देने की ख्वाहिश तो पूरी ना कर सकी थी, लेकिन अपने पैरों पर खड़ी होकर वो उनकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करना चाहती थी, इसलिए बड़ी मेहनत से रट्टे लगा रही थी। उसे पढ़ना उतना ही मुश्किल लगता था। नोट्स उलट पलट करते और सोचते सोचते उसे चाय की तलब होने लगी। सरवत सिलाई करती थी और उसे वक्फे वक्फे से चाय बनानी होती। माँ को चाय बनाकर देते हुए उसे भी हर बार 2 घूंट पीने की आदत हो गई थी। सिद्दीका बेगम की जरा देर पहले वाली यकीन दहानी याद आई तो वो हाल वाला दरवाजा खोलकर बावर्ची खाने में आई। फ्रिज से पानी की बोतल निकालते आरिफ को देखकर वह दहलीज पर ही रुक गई। कुछ चाहिए क्या बाजी? प्लेट में आमले निकाल रही शब्बो ने उसे देखकर पूछा। उसे वहीं से गुजरकर हाल में जाना होगा, ये सोचकर वो जल्दी से शब्बो के करीब पहुंची। आरिफ बोतल लेकर दहलीज फलांगता हाल में चला गया। बावर्ची खाने और हाल के दरमियान चौखट थी, दरवाजा नहीं था। तो ये पेइंग गेस्ट है, उसने सोचा। शब्बो आमलेट और रोटी की प्लेट मेज पर रख आई थी। मेरे लिए भी बनाना। वो चाय रखने लगी तो सायरा ने कहा, बाजी आरिफ भैया बहुत फीकी चाय पीते हैं, आपको? मैं भी मीठी चाय नहीं पीती। उसे अपने लिए अलग से चाय बनवाना या बनाना अच्छा नहीं लग रहा था। दादी सो रही होंगी ना? शब्बो चुप नहीं रह सकती थी। जरा देर बाद बोली, आप भी उनके टाइम टेबल के हिसाब से सोया करो तो आसानी रहेगी। कुछ दिन पहले तहज्जुद में उठी तो बाथरूम में गिर गई थी, इसलिए फौरन आपको रखा है उनके पास। शब्बो ने उसे उसकी तैनाती की वजह और मकसद बताया। शमशाद बीबी रात में उन्हीं के पास होती थी, उनके जाने से और प्रॉब्लम हो गई तो मुझे रात में उनके साथ रुक जाना चाहिए, उसने दिल में सोचा। तभी आसमां अंदर आई। उसकी पेशानी पर बेशुमार शिकने थी। कुछ बोले बिना ही उसने रस्क और बिस्किट वाला कैबिनेट खोलकर स्नैक्स के 2-3 पैकेट निकाले और वापस पलटते हुए उसकी नजर मग पर पड़ी जिसमें शब्बो ने चाय निकाली थी। मेरे मग में किसे चाय दे रही हो? उसका अंदाज आ रहा ना और आवाज ऊंची थी। जी वो
मग को देखकर शब्बो भी गड़बड़ाई। बातों में गुम उसने गलती से आसमा का मग उठा लिया था। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आसमा ने झपट कर मग उठाया, चाय सिंक में उंडेल कर मग कूड़ेदान में डाला, जो जोरदार आवाज के साथ उसके किनारे से टकराकर जमीन पर टुकड़ों की शक्ल में बिखर गया। सायरा ने घबराकर हाल में देखा। वो यूं नाश्ता कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि फासला और आवाज इतनी थी कि सब कुछ लफ्ज पर लफ्ज सुना होगा। आसमा एक कहर आलूद नजर शब्बो और फिर आरव पर डालकर बाहर निकल गई। शब्बो बैठकर टूटे मग के टुकड़े उठाकर कूड़ेदान में डालने लगे। सायरा ने हाल में देखा, उसकी प्लेट खाली थी और वो पानी पी रहा था। शब्बो ने उसके लिए भी चाय निकाल ली थी। सायरा ने वो कप उठा लिया। मेज पर उसके सामने कप रखा तो आरिफ ने इतने ताज्जुब से उसे देखा कि वो गड़बड़ा गई। चाय? कुछ ना समझा तो उसके आगे की खाली प्लेट उठाकर वो किचन में आ गई। ये फ्री की कजन नहीं हो सकती। जरा देर पहले के मंजर और आवाज से ज्यादा बड़ा हादसा उसका वहां कप रखना और प्लेट उठाना था, लेकिन ये कल क्यों रोई थी? उसने चाय का कप लबों से लगाते हुए सोचा। वो मुतवर्रम आंखें उसे माजी की याद ला गई थी। मैं दूसरी बना देती हूँ, शब्बो ने दामन से गोया गई। कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी, तुम भी पियोगी? नहीं बाजी। आरिफ चाय खत्म करके खाली मग सिंक में रखते हुए बावर्ची खाने के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। वो ऊपर क्या था? इतना भी क्या गुस्सा, बेचारे तो पैसे देकर रहते हैं, उन्हें क्या इल्म किसका मग है। उन्होंने थोड़ी ना कहा था किस मग में चाय चाहिए, और मेहमानों के साथ कोई ऐसा सलूक करता है। अजीब लोग हैं। सायरा की हमदर्दियां अरूज पर थी। नानी, क्या मैं बाहर सीढ़ियों के नीचे बैठकर पढ़ सकती हूँ? इशा पढ़कर वो सोने की तैयारी करने लगी तो सायरा ने पूछा, क्या पढ़ना है और बाहर क्यों? यहीं पढ़ लो। एमए की पढ़ाई मैं बुलंद आवाज से पढ़ती हूँ, आपकी नींद खराब होगी। कॉलेज तो नहीं जाती तुम? रेगुलर नहीं है नानी, सिर्फ इम्तहान देने जाना होता है। अच्छा, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहां पढ़ो। उनके सोने तक वो अंदर ही बैठी रही, फिर बाहर आ गई। दरवाजे के करीब ही 2 प्लास्टिक की कुर्सियां रखी थी। उन्हें उठाकर वो सीढ़ियों के नीचे ले आई। अहाते की दीवार और ऊपर जाती सीढ़ियों के दरमियान इतनी जगह खुली थी कि सड़क पर लगे इलेक्ट्रिक पोल से इतनी रोशनी आ रही थी कि उसे बाहर का लाइट नहीं लगाना पड़ा। दूसरी कुर्सी सामने रखे उस पर पैर रखकर नोट्स खोले ही थे कि फिर उसे अम्मी याद आ गई। इम्तहानों के दिन करीब होते तो उसी तरह अपने छोटे से सेन में बैठकर पढ़ा करती थी और अम्मी अंदर सिलाई करती रहती। इम्तहान के दिनों में उसे कभी चाय के लिए आवाज नहीं देती थी, बल्कि हर बार अपनी चाय के साथ उसे भी कप थमा जाती। उसे फिर रोना आ गया। कुछ देर आंसू बहाने के बाद उसने नए अज़म से नोट्स पर तवज्जो मरकूज की। जरा देर बाद ही वो आंखें बंद किए रट्टा लगा रही थी। वो मामूल की तरह बाहर इंजन बंद करके छोटे गेट से बाइक अंदर ले आकर आया था। बाइक गैराज में खड़ी करके उधर आया तो आवाज पर ठटक कर रुक गया। सीढ़ियों के नीचे से कुर्सी पर रखे 2 जनाना पैर नजर आ रहे थे। फिर वही, घर की किसी भी लड़की का उस वक्त यहाँ होना नामुमकिन था, और फिलहाल उनके अलावा घर में यही अजनबी लड़की थी जिसके मुतल्लिक उसका पहला अंदाजा गलत साबित हुआ था कि वो फ्री की कजन है। वो आज खाना खाकर नहीं आया था, उससे बहुत भूख लग रही थी। पेट दवाइयां दे रहा हो तो नींद उसके पास फटकती भी नहीं थी। बावर्ची खाने में जाने के लिए उसके सामने से गुजरना जरूरी था। कुछ देर के तसब्सुत के बाद वो आगे बढ़ा। शमशाद भी उसके लिए दरवाजा मुकफ्फल नहीं करती थी, और यही हिदायत उन्होंने शब्बो को भी दे रखी थी। आहट पर आंखें खोलते ही आरिफ को देखकर तेजी से चलती उसकी जुबान को ब्रेक लगी और कुर्सी से पैर हटाकर वो सीधी हुई। दुपट्टा दुरुस्त किया, मोबाइल में वक्त देखा। 12:30 बज रहे थे। कोई इस वक्त यहाँ आ सकता है, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। बावर्ची खाने की लाइट जलाकर वो चूल्हे पर रखी पतीली से पुलाव प्लेट में निकालकर हाल में चला गया था। उसने हाल की लाइट नहीं जलाई थी, बावर्ची खाने की रोशनी ही काफी थी। वो साकत बैठी सोच रही थी उसे क्या करना चाहिए, वहीं बैठी रहे या अंदर चली जाए। वो कोई फैसला करती इससे पहले ही आरिफ ने खाली प्लेट सिंक में रखी, फ्रिज से पानी की बोतल निकाली, फिर लाइट और दरवाजा बंद करता उसके सामने से गुजरता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया। कदमों की आवाज मादूम होने तक वो गर्दन ऊपर किए छत को घूरती रही। वाह, इतनी तेज रफ्तार खाने की! वो हैरान थी। तभी बिल्ली की म्याऊं म्याऊं ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो उठकर सीढ़ियों के करीब आई। बिल्ली पहली सीढ़ी पर खड़ी थी। आ जाओ, सायरा ने उसे पुचकारा। वो जरा देर दुमलाती वहीं खड़ी रही, फिर उसके बुलाने पर आ गई। अच्छी बिल्ली,
سائلہ نے اسے گود میں اٹھایا اور اپنی کرسیوں کے پاس لا کر چھوڑ دیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر دم ہلانے لگی۔ وہ مزید کچھ دیر بیٹھی رٹا لگاتی رہی، پھر جب نیند سے آنکھیں بند ہونے لگی تو اٹھ گئی۔ کرسیاں دروازے کے قریب رکھ کر اس نے بلی کو کرسیوں کے نیچے لٹا دیا تھا۔ اس نے صدیقہ بیگم کو جتایا تھا کہ وہ تہجد میں اٹھے تو اسے بھی جگائے، لیکن انہوں نے اسے نہیں اٹھایا۔ وہ صدیقہ بیگم کے استری کیے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی، تب آشپا چلی آئی۔ آپ کالج نہیں گئی آج؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کتنی بار، اب لاسٹ ٹائم کہہ رہی، مجھے آپ نہیں تم کہیں۔ آشپا نے ہاتھ اٹھا کر تنبیہ کی۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اس کا یہ اصرار پچھلے کئی دنوں سے جاری تھا۔ آج چھٹی کر لی میں نے۔ اور کتنا وقت لگے گا دادی کو؟ اس نے جائے نماز پر دعا مانگتی صدیقہ بیگم کو دیکھ کر پوچھا۔ نانی کی دعائیں بڑی لمبی ہوتی ہیں۔ آج میں ناشتہ بناؤں گی، بتائیں کیا اسپیشل کھانا پسند کریں گی آپ؟ وہ اس کے پلنگ پر بیٹھ کر نوٹس الٹ پلٹ کرنے لگی۔ تم جو بھی بنا دو۔ وہ تھی تو چھوٹی سی، پچھلے سال ہی اس نے 10ویں پاس کی تھی۔ صدیقہ بیگم نے اسے کہا تھا کہ اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھو اور آپ جناب سے مخاطب نہ کرو۔ ارے واہ، آپ نے تم کہا، اب تو اسپیشل بریک فاسٹ آپ کے لیے۔ نانی کو دودھ پراٹھا انڈا یہی پسند ہے، اور یہ ناشتہ میں ہی بنا رہی ہوں۔ جس دن میرا دل نہیں کرے گا تم اس دن بنا لینا۔ دیکھیں اتنی جلدی آپ دادی کے بارے میں سب جان گئی۔ اس میں میرا کمال کم اور تمہارا کمال زیادہ ہے، اتنی اچھی طرح جو سب سمجھایا تھا۔ اتنے دنوں میں اس نے غور کیا تھا کہ واحد آشپا ہی اپنی دادی کے قریب تھی۔ دونوں وقت کا کھانا ایک ساتھ میز پر کھانے کے باوجود آشپا کی طرح کوئی اتنی بے تکلفی سے ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ کالج سے آنے کے بعد وہ اکثر دوپہر ان دونوں کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ عاصمہ یونیورسٹی جاتی تھی جبکہ فرین نے گریجویشن کے بعد تعلیم ترک کر دی تھی۔ شاید ہی کوئی دن جاتا تھا جب ان دونوں میں سے کسی کی سہیلیاں گھر میں موجود نہ ہوں۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں ٹی وی لگائے تو کبھی اپنے کمروں میں دوستوں کے ساتھ مصروف رہتی تھی۔ آشو، صدیقہ بیگم نے اسے پکارا، ذرا اوپر جا کر تو دیکھ۔ ہاں نانی، میرا آج یہی ارادہ ہے، انہیں پکڑ کر لانے کا، اس لیے چھٹی کی ہے۔ تیرے میرے علاوہ کسی کو بھی فکر نہیں ہے، وہ جیے یا مرے۔ جائے نماز طے کرتے ہوئے صدیقہ بیگم نے تلخی سے کہا، اب ایسا بھی نہیں ہے دادی، یہ اپنی شبو بہت خیال رکھتی ہے، شمشاد بھی اسے اچھی طرح ٹرین کر کے گئی ہیں، لیکن وہ شبو اور شمشاد بھی کی ذمہ داری تو نہیں۔ صدیقہ بیگم نے سوچا، بول نہ سکی۔ ان دونوں کو باتیں کرتا چھوڑ کر وہ کچن میں چلی آئی۔ چند لمحوں بعد ہی آشپا بھی پچھلے دروازے سے نکل کر اوپر چلی گئی۔ وہ پراٹھا اور آملیٹ بنا کر فارغ ہوئی، تب تک صدیقہ بیگم ہال میں آ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی آشپا عارف کا ہاتھ پکڑے سیڑھیوں سے اتری۔ وہ دونوں باورچی خانے سے گزر کر ہال میں گئے تھے۔ پیئنگ گیسٹ؟ تو کیا میں نے غلط سمجھا تھا؟ ان دونوں کی پشت کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ آشپا مسلسل بولے جا رہی تھی۔ اس نے دادی کو دیکھے بغیر سر جھکا کر سلام کیا۔ سلام کے جواب کے بعد اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے انہوں نے اسے بہت سی دعائیں دے ڈالی۔ کہاں رہتے ہو بیٹا؟ کبھی اپنی بوڑھی دادی کے پاس بھی آ جایا کرو۔ صدیقہ بیگم کے جملے نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کے ساتھ ہی اسے حیران کر دیا۔ دادی، بھائی بڑے مصروف ہیں، وہ آتے ہی رات میں 11-12 بجے۔ اتوار کے دن تو گھر میں رہا کرو، اس دن سب موجود ہوتے ہیں۔ عارف سر جھکائے سن رہا تھا۔ ان کی بات میں ہی اس کے گھر میں نہ ہونے کا جواز بھی تھا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر اس نے ایک فرد کا اضافہ کر لیا تھا۔ میز پر پلیٹیں رکھنے کے بعد وہ واپس آ کر چائے بنانے لگی۔ آپ ہی آ جائیں سارا، چائے میں بعد میں لے آؤں گی یا شبو کو آواز دیتی ہوں۔ صدیقہ بیگم نے بھی بلایا تو اسے جانا پڑا۔ ان کے بغل والی کرسی پر بیٹھی، جس کے سامنے والی کرسی پر عارف تھا۔ ارے مجھے خیال ہی نہیں رہا آپ کو پیاز اور ہری مرچ والا آملیٹ پسند ہے، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ نہیں آشو۔ وہ اٹھی تو عارف نے اسے واپس بٹھایا۔ یہ پرفیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی چینج بھی ہونا چاہیے، وہ خوش دلی سے بولی۔ آشپا نے وہیں سے شبو کو آواز لگائی۔ وہ اس کی آواز سن کر دوڑتی آئی۔ ذرا چائے نکال دو ہم سب کی۔ آج عارف کا ناشتہ نہ بناتے ہوئے بس چائے سرو کرنی تھی، اسی لیے شبو بی بی نے بڑی خوشی خوشی یہ کام کیا۔ ناشتے کے دوران ان تینوں میں صرف آشپا باتیں کر رہی تھی۔ عارف کی مسکراہٹ کے ساتھ ہوں ہاں کی آواز بھی اس میں شامل تھی۔ دادی بس اپنے پوتے کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس کے اس گھر کا فرد ہونے پر حیران تھی، اور اس سے بھی زیادہ آزما کے اس دن والے رویے پر۔ وہ ایک آدھ نظر آشپا پر ڈال لیتا تھا، لیکن اس نے اپنی دادی کو بالکل نہیں دیکھا۔ شاید اسے خود بھی خبر نہ تھی کہ وہ بڑی باریکی سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ سب بہت اچھا تھا،
شاید اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہی عارف نے اچانک اسے دیکھ کر کہا اور وہ اپنی اس غیر اخلاقی حرکت پر شرمندہ ہو گئی۔ سب کیا؟ آملیٹ، پراٹھا اور چائے تھی بس۔ وہ سوچ کے رہ گئی۔ دیکھا، اچھا تھا نا؟ میں نے کہا تو تھا سارا بہت اچھا بناتی ہے۔ عائشہ اپنی بات کی صداقت ثابت ہونے پر خوش ہوئی۔ سارا بیٹا، کل سے تم ہی عارف کے لیے ناشتہ بنا دیا کرنا، صدیقہ بیگم نے اعلان کیا۔ جی، تو یہ مہمان نہیں؟ انکار کرتے ہوئے اس نے سوچا، شبو بھی ٹھیک ہی بناتی ہے، رہنے دیں۔ آپ وہ فکر چھوڑیں، بس وقت بتا دیں کتنے بجے نیچے آئیں گے تاکہ سارا کو آسانی ہو۔ اسی وقت کے آس پاس اسے بات جلدی ختم کرنے کی عادت جو تھی، اس لیے اور بحث نہیں کی۔ اس کی بات سے اندازہ ہوا کہ اس کے لیے ایک وقت بتانا مشکل تھا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کبھی بھی آئیں، اس نے اپنی جانب سے گویا آسانی کا اعلان کیا۔ وہ خالی پلیٹیں اٹھا کر باورچی خانے میں چلی آئی۔ اس کا ذہن ابھی بھی الجھا تھا۔ وہ عائشہ سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن جھجک آڑے آ رہی تھی، کیا پتا کوئی بے آرام یا دکھی کرنے والی بات ہو۔ دادی، عائشہ اور عارف، ان تینوں کا رویہ ہی غیر معمولی تھا۔ نیچے اتنا خوبصورت گھر ہوتے ہوئے وہ اوپر کیوں رہ رہا تھا؟ رات میں اس کا کھانا بھی اسے یاد تھا۔ اگر وہ گھر کا حصہ تھا تو اس کے آنے پر کوئی جا کر اسے کھانا تو نہیں دے سکتا تھا، لیکن گھر والے تو دور، وہاں تو ملازمہ بھی نہیں آئی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ 12 بجے وہاں سے اٹھ جاتی تھی اور پھر اس کے کان دیوار اور دروازے کی دوسری طرف کی آہٹوں کا انتظار کرتے۔ کبھی تو سو جاتی اور کبھی بڑی توجہ کے بعد کوئی آہٹ سنائی دے جاتی۔